हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन को कंप्लीट कर चुके थे और इस लेक्चर से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है जुडिशरी। आपको ये स्लाइड देख के एकदम क्लियर हो ही गया होगा कि हम लोग जुडिशरी को डिस्कस करने वाले हैं। आपने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की इमेज को देखा होगा, आपको भी लगा होगा कि हाँ, हम लोग एग्जीक्यूटिव को कवर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने एग्जीक्यूटिव विंग को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। देन हमने लेजिस्लेचर को भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, इमरजेंसी प्रोविजंस भी देखे। अब बारी है जुडिशरी को। हम जुडिशरी को बहुत डिटेल में समझेंगे। पहले एक एनालिसिस ले लेते हैं, एक आउटलुक ले लेते हैं। आउटलुक ठीक है कि हम एक आउटलुक ले लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं जुडिशरी में। जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स तो हो गए आपके लक्ष्मीकांत के। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत हम पढ़ेंगे रेक्यूजल ऑफ जजेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या है, आज तक कोई भी महिला सीजेआई क्यों नहीं बनी, कोई भी विमेन सीजेआई क्यों नहीं बनी। ये बहुत सारे जो करंट में इश्यूज हैं और जो बार बार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, हम उन टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत वी विल गो टू और वी विल कवर डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं जुडिशरी को। पहले आप ये सोचिए कि ये जुडिशरी, ये तो अब हमने एक इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की, लेकिन अगर हम एकदम एंशिएंट इंडिया में चले जाएं, तब क्या कॉन्सेप्ट होता था, तब कैसे केसेस सुने जाते थे। चलो केसेस भूल जाते हैं हम लोग। उस टाइम पे भी तो कोई ना कोई जुडिशरी जैसा कोई ना कोई एक ऑर्गन होगा ना। या तो वो पावर किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास में हो या फिर वो पावर किसी एक इंस्टीट्यूशन के पास में हो, लेकिन जुडिशरी भी तो वहाँ पे होगी ना। मान लो अगर किसी ने कोई क्राइम कर दिया तो कोई ना कोई पनिशमेंट देने वाला तो होगा ना। तो जुडिशरी एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि एज एक इंस्टीट्यूशन में देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम एक इंस्टीट्यूशन में देखते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हम मॉडर्न फॉर्म में एक इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं। लेकिन एंशिएंट पीरियड में भी जुडिशरी थी। अब वो या तो एक पर्सन के पास में पावर हो या 2-3 पर्सन के पास में पावर हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमेशा से चला आ रहा है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन हो। जो कौटिल्य थे, ठीक है, वो कौन से फॉर्मूला को अपनाते थे, वो दंड नीति को अपनाते थे। किसको? दंड नीति। दंड नीति मतलब क्या है? दंड नीति मतलब जिसने भी, दंड नीति में बहुत सारे प्रिंसिपल है, लेकिन हम इसे ऐसे समझते हैं कि किसी ने कोई गलती की है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, फोर्स के थ्रू कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आपने कोई गलती की है तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। सो एंशिएंट इंडिया में भी ये सारे फॉर्मूलेज अपनाए जाते थे। एंशिएंट इंडिया में भी जुडिशरी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना आप समझ गए? देन अगर हम एंशिएंट इंडिया में देखें तो और भी बहुत सारे बुक है, जैसे अर्थशास्त्र है, शुक्र नीति है। अगर हम इन टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पे जुडिशरी का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। जैसे उन सब में क्या क्या था? लॉ डिलेड वॉज कंडेम्ड, ठीक है, या फिर एक इम्पार्शियल कोई पर्सन के पास में पावर होनी चाहिए जो इम्पार्शियली डिसीजन ले सके। The executive was not to interfere with the judiciary, the judges to be impartial। तो ये सारी चीज़ें पहले से चली आ रही है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो गए। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है वैसे वैसे इन सारी चीज़ों में चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल जो पहले भी थे और आज भी हैं। इतना आपको क्लियर हुआ? इतना आपको समझ में आया? अगर आपको ध्यान हो तो जब हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जब हम कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जुडिशरी को देखा था, उनके जजेस के अपॉइंटमेंट को देखा था। एक बार आप उस लेक्चर में सिर्फ उतना जाके रिवाइज कीजिएगा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ की जुडिशरी और उनके अपॉइंटमेंट वाला लेक्चर आपको एक बार रिवाइज करना है। ठीक, अब जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे भी क्या है? एक फेडरल है, अमेरिका एज अ कंट्री एक फेडरल है, स्टेट एंड यूनियन। ठीक है, स्टेट एंड यूनियन के पास में पावर है। यूएसए में स्टेट, यूनियन एंड स्टेट। लेकिन क्या यहां पे जुडिशरी इंटीग्रेटेड है? अमेरिका में जुडिशरी इंटीग्रेटेड नहीं है। अमेरिका में स्टेट लॉ से जो चीजें डील होती है वो
जो स्टेट की जुडिशरी है वहां पे जाती है, और जो यूनियन लॉ से जो चीजें डील होती है वो कहां पे जाता है, वो यूनियन लॉ जो सुप्रीम कोर्ट है अमेरिका का वहां पे चीजें जाती है। इंडिया का जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा है? इंडिया के जुडिशियल स्ट्रक्चर में हम लोग ये तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो यहां पे केसेस हमेशा ऊपर जाते हैं ना। ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम यूएसए में नहीं है। ऑल्दो इंडिया एक फेडरल कंट्री है, लेकिन ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है। हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं ना, हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, है ना, और कई बार फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर जाते हैं। तो इंडिया ऑल्दो फेडरल कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मोस्ट पावरफुल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल कोर्ट, ठीक। और अमेरिका में कैसा है? अमेरिका में फेडरल कंट्री है, लेकिन वहां पे जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड नहीं है, वहां पे जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड नहीं है। क्लियर हुआ आपको? Unlike the American Constitution, the Indian Constitution has established an integrated judicial system with Supreme Court at the top and High Courts below it. Under the High Court, below the state level, there is a hierarchy of subordinate court, that is district court and other courts. ठीक? In the USA, on the other hand, the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. Thus, a double system of court in USA, one for the center and one for the state. USA में कैसा है? one for the center and one for the state. यहाँ पे एक डबल सिस्टम है, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में एक पूरा इंटीग्रेटेड है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। To sum up, India, although a federal country like USA, has unified judicial system and one system of fundamental law and justice. इंडिया में एक यूनिफाइड सिस्टम है, ऑल्दो ये एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सो ये आपको क्लियर होगी। अब आप लोग एक बार जुडिशरी का स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में उनका स्ट्रक्चर कैसा है। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, देन डिस्ट्रिक्ट एंड मेट्रोपॉलिटन एरियाज में अलग अलग कोर्ट्स हैं। आपको लगे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक जुडिशरी का एक ये स्ट्रक्चर है। क्लियर हुआ? देन इसी स्ट्रक्चर को एक बहुत सिंपल वे में अच्छे से लिखा गया है ताकि आपको समझ में जाए। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, देन हाई कोर्ट में भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में चीफ मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी एक अपना अलग जुडिशरी का सिस्टम है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक अपना अलग है जिसे सेशन जज कोर्ट कहते हैं, और वहाँ पे चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। फिर इनके अंदर भी सब डिवीजन है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सिविल सेशन, प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्ट, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में भी बहुत सारे बाइफर्केशन है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन है। तो एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए कि बाइफर्केशन कैसे कैसे हैं। क्लियर है आपको इतना सब? इस स्ट्रक्चर को बस आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर कोई पूछ नहीं रहा है, बट हमें ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जुडिशरी का इंडिया में स्ट्रक्चर कैसा है। चलो, अब सारी बेसिक्स बातें हो चुकी है, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। अब हम लोग सारी इंपॉर्टेंट बातें डील करेंगे। आपका एक बेस क्लियर हो गया, आपको एक समझ में आ गया कि जुडिशरी है क्या, जुडिशरी अमेरिका और इंडिया की कैसी है, और हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया है। अब हम बात करते हैं कमिंग टू द मेन पॉइंट, जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब यहाँ से आपकी रियल जुडिशरी वाली क्लासेस स्टार्ट होती है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। The judges of the Supreme Court are appointed by the President. The judges of the Supreme Court are appointed by the President. कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। क्लियर है? The judges are appointed by the President after consultation with the Chief Justice and other judges of Supreme Court and the High Court as he deems necessary. The judges are appointed by the President, but judges are appointed by the president, but after consultation with chief justice of India. After consultation with chief justice of India. यहाँ पे कैच है, यहाँ पे इस पूरी लाइन का कैच है कि बोला तो ये तो बोल दिया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कंसल्टेशन। एक वर्ड ऐड कर दिया गया है कंसल्टेशन।
इसका मीनिंग क्या है? अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अब आप ये बता दो, आप बातें मत घुमाओ जलेबी की तरह, आप ये बता दो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं या चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं। मन में सवाल आया होगा ना कि सर ने दोनों बातें बोल दी, तो उसको भी देखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, कंसल्टेशन वर्सेस कंकरेंस। ये एक बहुत बड़ी डिबेट है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, रियल पावर प्रेसिडेंट के पास में है या रियल पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में है जजेस के अपॉइंटमेंट पे। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, हम इन सभी केसेस को समझते हैं अच्छे से। Controversy over consultation. The Supreme Court has given a different interpretation of the word consultation in the above provisions. ठीक है, कंसल्टेशन की डिफरेंट कंसल्टेशन में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने। कौन कौन सी दी है? जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने जजमेंट्स में अपने स्टैंड चेंज करते हैं ना, वेवरिंग जजमेंट देता है। कभी हमने देखा था, कभी सुप्रीम कोर्ट बोल देता था हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना। तो वैसा ही केस, वैसी ही ये सारी चीजें इस वर्ड कंसल्टेशन के अराउंड भी हुई है, इस वर्ड कंसल्टेशन के अराउंड हुई है। वो क्या क्या थी? जैसे फर्स्ट जजेस केस में द कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब फर्स्ट जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे वही जज होंगे। द कोर्ट हेल्ड दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस एंड इट ओनली इंप्लाइज द एक्सचेंज ऑफ व्यूज। सिर्फ प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेंगे कि मैं इस पर्सन को जज बनाना चाहता हूं, इस पर्सन को हम जज अपॉइंट करना चाहते हैं, क्या आपका क्या विचार है? अब ये पूछा गया आपका क्या विचार है, तो चीफ जस्टिस अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन वो ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। वो ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। कई बार आप भी कंसल्ट करते हैं ना, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है जीवन में, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं और बेस्ट फ्रेंड से हम पूछते हैं कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, बता मैं क्या करूं। तो हम कंसल्ट कर रहे हैं। अब आपके फ्रेंड ने आपको कोई एडवाइस दी, तो ये आपके ऊपर है कि आप उस एडवाइस को माने या नहीं माने, है ना। तो सेम ऐसा केस है कि कंसल्टेशन ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। सिर्फ ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे और इट इज ओनली नोन एज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। इसे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज बोलेंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एडवाइस दी है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था फर्स्ट जजेस केस में, ठीक है, इन 1982। क्लियर हुआ? फर्स्ट जजेस केस हमें समझ में आ गया। देन नेक्स्ट केस आया सेकंड जजेस केस। ऐसा थोड़ी ना है, केस पे केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कोई एक जजेस से थोड़ी ना कोई चीज सुलझने वाली है। सेकंड जजेस केस आया। द कोर्ट रिवर्ट्स इट्स अर्लियर जजमेंट rule. The court reversed its earlier judgment and changed the meaning of the word consultation to concurrence. The court ने अपना जजमेंट चेंज कर दिया। कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन मतलब जो वो कंसल्टेशन जो चीफ जस्टिस दे रहे हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। ये कोर्ट ने सेकंड जजेस केस में इस चीज को चेंज कर दिया गया है। इतना समझ में आया? Hence, it ruled that the advice tendered by Chief Justice of India is binding on the President. The advice tendered by Chief Justice of India is binding on the President in the matters of appointment of the judges of Supreme Court. अब जो Chief Justice of India जो advice दे रहे हैं President को, वो binding होगी। Clear है? But the Chief Justice will tender his advice on the matter after consulting two of his senior most colleague. लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एडवाइस दे रहे हैं वो दो जजेस से पहले पूछेंगे। कौन से दो जज होंगे? वो जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद में जो दो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट करेंगे, देन वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। क्लियर? एक चार्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर वे में क्लैरिटी होगी। फर्स्ट जजेस केस में क्या गया? फर्स्ट जजेस केस कंसल्टेशन में हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे कंसल्टेशन ही है सिर्फ, ठीक है। सेकंड जजेस केस में क्या हो गया? सेकंड जजेस केस में बोल दिया गया कि कंसल्टेशन बाइंडिंग है, कंकरेंस है, ठीक है, कंसल्टेशन इज बाइंडिंग, लेकिन चीफ जस्टिस विल कंसल्ट टू ऑफ हिज कलीग्स
कलीग्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ही प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं देंगे, पहले वो अपने दो साथी, दो जजेस से और पूछेंगे कि भैया इसे जज बना दे। और अगर चीफ जस्टिस और इन तीनों जज ने मिलकर ये डिसाइड कर लिया कि एक पर्सन ए है, उसको जज बनाना है, और इन्होंने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी, किसको दे दी? प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये वाली एडवाइस बाइंडिंग होगी। ये समझ में आया? तो फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस में ये डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों आया, इसका रीजन भी समझेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, तो हम इस लॉजिक को भी समझेंगे। पहले ये पूरी डिबेट तो समझ लें कि डिबेट है क्या। तो सेकंड जजेस केस भी हमें क्लियर हुआ। देन थर्ड जजेस केस, the court opined that the consultation process should be adopted by Chief Justice of India require consultation of plurality of judges। अब थर्ड जजेस केस में एक ट्विस्ट और आया। थर्ड जजेस केस में ये बोला गया, थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग तो होगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड जजेस केस, यहाँ पे भी जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग तो होगी, लेकिन 4 जजेस से कंसल्ट करना होगा। किससे कंसल्ट करना होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस से, जो सुप्रीम कोर्ट के जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उन चारों से कंसल्ट करना होगा। फिर वो प्रेसिडेंट को अपनी एडवाइस देंगे। प्लूरैलिटी ऑफ जजेस, प्लूरैलिटी मतलब बहुत ज़्यादा, अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कर दिया गया। पहले वो 2 ही लोगों से कंसल्ट करते थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब 4 जजेस से कंसल्ट करते हैं। क्लियर हुआ? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जो फर्स्ट जजेस केस था उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेशन की बात थी, और कंसल्टेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं थी। जिसको प्रेसिडेंट चाहते थे वो जज बन जाता था, सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते थे। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ? सेकंड जजेस केस में ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो एडवाइस दे दी है प्रेसिडेंट को, वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट के ऊपर, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले नहीं बोल सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, ठीक है, सपना ही देख लेते हैं कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ और मैंने प्रेसिडेंट को एडवाइस दे दी है कि पर्सन ए को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइए। तो मैं अकेले एडवाइस नहीं दे सकता, मैं अपने 2 कलीग से पहले डिस्कस करूंगा और देन मैं प्रेसिडेंट को ये एडवाइस दूंगा। ये वाला क्लियर हुआ? थर्ड जजेस केस में, ये जो थर्ड जजेस केस है, इसमें ये बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कंसल्ट करेंगे वो 2 नहीं बल्कि वो 4 जजेस से कंसल्ट करेंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ओपिनियन आएंगे, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ताकि जुडिशरी में अच्छे अच्छे जजेस आ सके। हो सकता है ये तीनों जजों की कोई मिली भगत हो, लेकिन जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है। और जब ज़्यादा लोग रिक्रूट करेंगे, जब ज़्यादा लोग देखेंगे, तो एक ट्रांसपेरेंसी होगी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि सभी को मौका दिया जाएगा। ये 3 लोग तो ऐसा सोच सकते हैं, कोई फेवरेटिज्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि चलो 4 और एक चीफ जस्टिस, मतलब टोटल यहाँ पे हो गए 5, तो 5 लोग डिसाइड करेंगे कि कौन जज होंगे। क्लियर हुआ? अब ये 5 लोग प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट को इनकी एडवाइस बाइंडिंग होगी। इतना समझ में आया? अब एक ट्विस्ट और है इसमें। वो ट्विस्ट क्या है इसमें कि जब ये लोग अपनी एडवाइस देंगे तो डिसीजन कैसा होना चाहिए? डिसीजन मेजॉरिटी बेसिस पे होना चाहिए ना। अब इसमें मेजॉरिटी कैसी है? जैसे ये जो 4 जजेस हैं, इन 4 जजेस में से 2 ने बोल दिया कि पर्सन ए को जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, और 2 ने बोल दिया कि पर्सन ए को जज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। अब बात आ गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, +1 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो अब बात आ गई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। और तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका भी साथ देंगे वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनका साथ दिया, इन 2 जजेस का साथ दिया, तो ये 3:2 हो जाएंगे और ये मेजॉरिटी में हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिनोमिना दूसरा है। ये जो 4 जजेस हैं, इन 4 में से 3 और 1 की बहुमत होनी चाहिए। 3:1 का होना चाहिए मेजॉरिटी में, 2:2 नहीं चलेगा, 2:2 नहीं चलेगा, 3:1 होना चाहिए यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? मतलब मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3:2 में जज अपॉइंट कर दिए गए हों। यहाँ पे
ये होना चाहिए 4:1 में 4:1 का ओपिनियन होगा तो चलेगा। और अगर पांचों के पांचों ही मिलके किसी एक को बोलेंगे कि हाँ इन्हें अपॉइंट करना चाहिए तो वो तो सबसे अच्छा है, लेकिन जो मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो मेजॉरिटी चाहिए वो एटलीस्ट 4:1 तो होनी ही चाहिए। क्लियर हुआ इतना? देन यहां पे हमें इस चीज को ध्यान से रखना है, ही शुड कंसल्ट अ कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉलेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलेजियम। The court held that recommendation made by the Chief Justice of India without complying the norms and requirement of the consultation process is not binding on the government. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वाले नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। अगर मान लो कि जो डिसीजन आया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला है कि इस पर्सन को हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, लेकिन वहां पे मेजॉरिटी क्या हो गई? वहां पे मेजॉरिटी ये हो गई 3:2 हो गई, तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। नॉर्म ये वाला फॉलो होना चाहिए, ये वाला नॉर्म फॉलो होगा तो ही प्रेसिडेंट के ऊपर एडवाइस बाइंडिंग होगी। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूरा नॉर्म फॉलो नहीं किया है तो फिर प्रेसिडेंट के ऊपर वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। क्लियर हुआ? ये डिबेट थी कंसल्टेशन वर्सेस कंकरेंस। तो कंकरेंस जीत गया क्योंकि अब जो एडवाइस है वो बाइंडिंग है। तो क्या अब डिबेट खत्म हो गई? अब आपको लगा कि वाह सर सब बहुत बढ़िया आपने बता दिया, कंसल्टेशन का भी समझ में आ गया, तो क्या डिबेट खत्म हो गई? नहीं, हमारे यहाँ डिबेट खत्म नहीं हो सकती है। इस डिबेट में एक ट्विस्ट और आया, अब उसे हम बोलते हैं एनजेएसी या फिर 4 जजेस केस। आपने एनजेएसी तो कहीं ना कहीं सुना होगा ना, कॉलेज में सुना होगा, किसी बुक में देखा होगा, न्यूज़पेपर में देखा होगा। तो एक डिबेट आई एनजेएसी, द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 and National Judicial Appointment Commission Act of 2014 have replaced the collegium system of appointing judges of Supreme Court and High Court with a new body called National Judicial Appointment Commission। अब क्या हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने क्या देखा था आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, किसको करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको हटा के वहां पे कर दिया प्रेसिडेंट विल कंसल्ट एनजेएसी, प्रेसिडेंट विल कंसल्ट एनजेएसी। ठीक है, ये हुआ 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब एनजेएसी क्या है? एनजेएसी की एक पूरा आप समझ लीजिए कि एनजेएसी था क्या, ऑल्दो अब इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, बट हमें पता होना चाहिए। एनजेएसी एक 6 मेंबर बॉडी होगी। क्या होगा? 6 मेंबर बॉडी होगी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन विल बी ए 6 मेंबर बॉडी जिसमें 3 होंगे जजेस, 3 जजेस होंगे। अब ये 3 जजेस में कौन कौन से जज होंगे? एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सॉरी, एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक, ये हो गया। और 3 होंगे नॉन जुडिशियल मेंबर, 3 जुडिशियल मेंबर होंगे और 3 होंगे नॉन जुडिशियल मेंबर। यहां पे लिख देते हैं 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स, 3 नॉन जुडिशियल मेंबर होंगे। अब वो 3 नॉन जुडिशियल मेंबर कौन कौन से होंगे? जिसमें एक होंगे यूनियन लॉ मिनिस्टर, यूनियन लॉ मिनिस्टर, दूसरे होंगे और जो 2 एमिनेंट पर्सन होंगे, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। अब वो 2 एमिनेंट पर्सन जो प्रेसिडेंट बोलेंगे, अब वो 2 एमिनेंट पर्सन कौन होंगे? इसका अपने आप में ही एक स्टोरी है, इस स्टोरी को भी जान लेते हैं। 2 एमिनेंट पर्सन कौन होंगे? वो इतना तो आपको क्लियर हुआ, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। इन 2 एमिनेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट कैसे होगा? इन 2 एमिनेंट पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा, इनके अपॉइंटमेंट में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा प्लस सीजेआई।
इन 2 मेंबर को ये 3 लोग चूज करेंगे। ये 3 लोगों का आपस में ये लोग बैठेंगे और ये 3 लोग चूज करेंगे कि ये 2 मेंबर कौन होंगे। एक बार देखते हैं। एनजेएसी एक 6 मेंबर की बॉडी होगी, 6 मेंबर, जिसमें 3 जुडिशियल से होंगे और 3 नॉन जुडिशियल होंगे, जिसमें 3 जुडिशियल से होंगे और 3 नॉन जुडिशियल होंगे। 3 जुडिशियल में एक सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो 3 जो नॉन जुडिशियल है उसमें है एक यूनियन लॉ मिनिस्टर प्लस 2 एमिनेंट पर्सन। अब 2 एमिनेंट पर्सन कौन होंगे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, इन 2 एमिनेंट पर्सन का भी तो इलेक्शन होगा। तो जब इन 2 एमिनेंट पर्सन को चूज किया जाएगा तो उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन बैठेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। ये तीनों मिलके इन 2 एमिनेंट पर्सन को चूज करेंगे। ये था पूरा एनजेएसी की कहानी, दैट प्राइम मिनिस्टर विल कंसल्ट एनजेएसी, और फिर जो एनजेएसी जो नाम्स देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे, वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होंगे। तो ये एनजेएसी की पूरी कहानी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट के रीजन ये था कि जुडिशरी में जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कि ये जो ऑर्गन है, इसे मैं रब कर दूं, पहले आप इसे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो तो, देन मैं इसको मुझे क्योंकि कुछ और भी लिखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर होती है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में हमने क्या पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन तीनों में सेपरेशन होनी चाहिए। तीनों के अपने अपने काम है, ठीक है, इन तीनों के अपने अपने काम है, और जुडिशरी इनको अकाउंटेबल रखती है। जुडिशरी इन दोनों को अकाउंटेबल रखती है, ठीक है। जुडिशरी के पास में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं हम कि इनके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जुडिशरी इन दोनों को अकाउंटेबल रखती है। जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है। अगर कुछ भी केसेस वगैरह होते हैं या ये दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अपना फंक्शंस अच्छे से नहीं करते हैं, तो जुडिशरी के वहाँ अकाउंटेबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज देखोगे, आप खुद बेयर एक्ट पढ़ते हो, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो जुडिशरी का काम है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करके रखना। अगर ये दोनों ने अपनी पावर एक्सीड की, लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव विंग ने अगर अपनी पावर एक्सीड की, तो जुडिशरी वहीं पे रोक देगी। ये काम है। तो जुडिशरी का ये था कि एनजेएसी एक्ट से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वायलेट हो रहा है। क्या वायलेट हो रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कैसे वायलेट हो रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर उन्होंने लॉजिक ये दिया कि आप हमारे अपॉइंटमेंट पे लेजिस्लेटिव भी आ गया, लेजिस्लेटिव भी आ गए और एग्जीक्यूटिव भी आ गए। लेजिस्लेटिव इन द सेंस जो 2 एमिनेंट पर्सन जब इलेक्ट करना है, जब वो जो 2 एमिनेंट पर्सन जब इलेक्ट होंगे तो उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में लेजिस्लेटिव भी आ गया और एग्जीक्यूटिव मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर तो आ ही गए। यहाँ पे लॉ मिनिस्टर तो उस एनजेएसी का पार्ट हो ही गए। तो जुडिशरी ने बोला कि आप हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। अगर आप हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे तो हम ट्रांसपेरेंटली वर्क नहीं करेंगे, हम पार्शियली वर्क नहीं करेंगे, हम इम्पार्शियल वे में वर्क करेंगे, बायस्ड वे में वर्क करेंगे, क्योंकि आप अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे, आप लोग अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे और आप जुडिशरी के इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को स्टक डाउन कर दिया, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। इतना क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आया? अब इसमें हम अगर एक जुडिशरी के क्रिटिसिज्म में जाए तो आप सोचो कि हमारे देश की जुडिशरी ऐसी है जो खुद अपने आप को अपॉइंटमेंट कर रही है। आप सिविल सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो एग्ज़ाम है, ये है, एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। जो हमारे लेजिस्लेटिव है उनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव में से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हो रहे हैं ना, लेजिस्लेटिव से एग्जीक्यूटिव इलेक्ट हो रहे हैं। तो
और लेकिन जुडिशरी का क्या है, जुडिशरी अपने आप को इलेक्ट कर रही है, यही हो रहा है ना। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट में एग्जीक्यूटिव भी है, मतलब प्रेसिडेंट में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वो सारी आ गई हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव को हम इलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने एमपी एमएलए को वोट डाल रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेटिव में से एग्जीक्यूटिव निकले हैं तो ये यहाँ पे अकाउंटेबल है। लेकिन सिर्फ जुडिशरी ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को खुद इलेक्ट कर रहा है। तो ये जुडिशरी का क्रिटिसिज्म है कि आपके वहां कहां ट्रांसपेरेंसी है, आपका तो एक ओपेक सिस्टम है कि आपके अंदर क्या बातें हो रही है, आप अपने आप को इलेक्ट कर रहे हैं। एक लॉजिक और है, गवर्नमेंट एनजेएसी एक्ट लेके क्यों आई, ये भी सोचने वाली बात है कि एनजेएसी एक्ट की जरूरत क्यों पड़ गई, सरकार एनजेएसी एक्ट क्यों लेके आई। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये हो रहा था, जुडिशरी पे भी करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे थे, जुडिशरी की भी छवि खराब हो रही थी। और किसी भी कंट्री में अगर उनके सिटीजन्स जुडिशरी पे ट्रस्ट खो देते हैं तो उस सोसाइटी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उस कंट्री में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट की भावना हो जाती है। क्योंकि जुडिशरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिस पे हम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात आती है तो हमको पता है कि हाँ वो भ्रष्ट हैं, वो करप्ट हैं, हमें पता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव की बात आती तो हमें लगता है ये सब तो मिले जुले ही हैं, अब ये क्या ही कर लेंगे इनके, ये इन सब की तो मिली भगत है। तो हम कोई भी चीज़ होती है तो हम जुडिशरी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं। एक कोई छोटा सा केस भी होता है, कोई प्रॉपर्टी का केस भी होता है तो ये बोला जाता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब हमें कोर्ट पे कितना ज़्यादा विश्वास है। अगर हम एज अ सिटीज़न हम कोर्ट पे इतना ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं तो जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है क्या वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए? क्या मी एज अ सिटीज़न, क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए कि कैसे जजेस इलेक्ट हो रहे हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है, अंदर उनकी क्या डिबेट्स डिस्कशन हुए, या फिर पर्सन ए को ही क्यों जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को, पर्सन बी को सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बना गया, इस पर्सन को ही हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेके आया गया, इस पर्सन को क्यों नहीं लेके आया। ये सारी चीज़ें की जानकारी का रखने का हक भी तो है मुझे। तो इस बेसिस पे इन्होंने एनजेएसी एक्ट लेके आए थे कि कम से कम थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्लियर हुआ। एक चीज़ और है, जो वर्ड जो नेपोटिज्म है ना, इसको आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, मतलब न्यूज़ में भी सुन लेते हैं, बॉलीवुड में अपना नेपोटिज्म, पॉलिटिक्स में अपना नेपोटिज्म, हर जगह नेपोटिज्म। जुडिशरी में भी वही वाली बात है। अगर आप जुडिशरी में देखोगे तो जो जजेस हैं वो अपने चाचा भतीजा उन्हीं लोगों को, वही लोग जज बनते हैं और वही लोग वापस सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म वाली भावना देखने को मिलती है, बिकॉज जुडिशरी इटसेल्फ इज अपॉइंटिंग देमसेल्फ, जुडिशरी खुद अपने आप को अपॉइंट कर रही है। तो यहाँ पे भी ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। इसलिए एनजेएसी एक्ट लेके आया गया। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, आज से 20-25 साल बाद पता चलता है कि उसका बेटा, उसका चाचा, उसका भतीजा, यही लोग वापस सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए हैं। क्योंकि अल्टीमेटली कौन डिसाइड कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज में, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन रिक्रूट कर रहा है, वो ही कॉलेजियम सिस्टम जिसमें खुद वो जजेस बैठे हैं। क्लियर हुआ, ये समझ में आ गया। अब जुडिशरी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हम ये पढ़ते हैं कि स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, ये चीज आपको पता है। ये बोलोगे कि सर ये तो हमें पता है, लेकिन इन 2 ऑर्गन को जुडिशरी से अलग होना रहता है। क्यों अलग होना रहता है? कोई भी केस होता है, जैसे सरकार के खिलाफ कितने केसेस होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं। 70% ऑफ द केस इन जुडिशरी आर अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये फैक्ट है कि सरकार के खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तो क्या लगता है, कोई भी केस होता है, फॉर एग्जाम्पल सिद्धार्थ पटेल, मेरा नाम ले लेते हैं अपन, सिद्धार्थ पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सरकार की बात आ गई ना। तो ऑल्दो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों ऑर्गन स्टेट के हैं, लेकिन तो भी
जुडिशरी और इनमें सेपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुडिशरी और लेजिस्लेटिव विंग में सेपरेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जुडिशरी का आर्ग्यूमेंट है कि ऑल्दो वी आर पार्ट ऑफ द स्टेट बट वी नीड टू मेंटेन द सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि आपके खिलाफ ही केस सबसे ज़्यादा आ रहे हैं हमारे पास में। 70% ऑफ द केसेस सरकार के खिलाफ हैं। तो हम आप यहाँ पे अपने इंसानों को वहाँ पे प्रमोट कर देंगे, कहीं ना कहीं आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते और फिर हम इम्पार्शियल जजमेंट नहीं दे पाएंगे। इतना समझ में आ गया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब आप बोलोगे कि सर इसका सोल्यूशन क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपको जुडिशरी में बहुत मज़े आने वाले हैं, हम बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। हम लोग ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ें और समझ में आएगी। जुडिशरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा। कई बार अपन सुनते हैं तो यहाँ पे कुछ करप्शंस के केसेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। एनजेएसी एक्ट आपको समझ में आ गया, एनजेएसी एक्ट की आपको डिबेट समझ में आ गई। एग्जीक्यूटिव का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था और जुडिशरी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था। अब रही बात कि सर सॉल्यूशन क्या है, आपने पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन के लिए 1-2 लेक्चर रुक जाओ, हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज और भी बहुत सारी बातें करेंगे। उसमें आपको अपने आप ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, करप्शन, नेपोटिज्म और जो इनके बीच में जो सेपरेशन है, इन सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और, अगर मैंने पहले भी बोला है कि हम यूएस के जजेस को देखें तो यूएस के जजेस को अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव इलेक्ट कर रहा है, और वो मतलब वहाँ पे पीपल भी इन्वॉल्व है। यूएस के जज में इलेक्शन में वहाँ पे पीपल भी इन्वॉल्व है, सिटीजन्स भी इन्वॉल्व है। अगर आपने कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा होगा, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला मेरा लेक्चर देखा होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला लेक्चर ज़रूर रेफर कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि यूएस में कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जजेस को रिक्रूट करने का, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया। सो वी आर डन विद द एनजेएसी, 4 जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। ये हम सारी चीज़ों को डील कर चुके हैं और अभी भी उसी कॉलेजियम से जजेस इलेक्ट होते हैं। क्लियर? Now, appointment of Chief Justice of India. The senior most judge of Supreme Court of India will be CJI. ये कन्वेंशन चले आ रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। दिस एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन वॉज वायलेटेड, लेकिन 2 बार ये कन्वेंशन वायलेट किया गया, इन 1973 और 1977 व्हेन A.N. Ray was appointed as Chief Justice of India, superseding 3 most judges। A.N. Ray को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, तीन जो सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको सुपरसीड करके, ठीक है। और इन 1977 M.U. Baig was appointed as a Chief Justice of India, superseding the then senior most judges। ये भी एक सीनियर मोस्ट जज थे, उनको सुपरसीड करके ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। ये दौर था इमरजेंसी का। अब हम इमरजेंसी समझ चुके हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे ये जो सारी जो पावर थी, जो था ना कि प्रेसिडेंट, अगर आपको ध्यान हो फर्स्ट जजेस केस, तो उसमें था कि जो प्रेसिडेंट ने जिसे बोल दिया, प्रेसिडेंट सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करेंगे, लेकिन कंसल्ट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन मांगेंगे, बाकी प्रेसिडेंट के ऊपर एडवाइस बाइंडिंग नहीं होगी। अभी फर्स्ट जजेस केस वाला ईयर नहीं है, ठीक। तो प्रेसिडेंट ने कंसल्ट कर लिया चीफ जस्टिस से, लेकिन ये सरकार के, हम बोल सकते हैं कि उस टाइम इमरजेंसी का दौर था और ये गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे रहे थे। तो सरकार ने सोचा कि जो जज मेरे फेवर में जजमेंट दे रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं ना, क्योंकि वो कभी हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे ही नहीं, हमारे खिलाफ कोई भी केस आएंगे तो वो जजेस कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये कन्वेंशन वायलेट किया गया था, ठीक है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये एग्जाम्पल भी दिया था कि जब जब एग्जीक्यूटिव के पास पावर गई है, तब तक उन्होंने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा है, तब तक उन्होंने अपने बारे में सोचा है एग्जीक्यूटिव ने कि मैं इस केस से बच जाऊं, क्योंकि 70% केस किसके खिलाफ है, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है। तो एक ये भी आप एनजेएसी को अगर हम जब बोलेंगे तो जब जब पावर आती है तब तक एग्जीक्यूटिव इसे अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है?
फिर इन सेकेंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सेकेंड जज केस में क्या क्लियर कर दिया गया था, सेकेंड जजेस केस में इसे क्लियर कर दिया गया था कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। क्लियर है, इतना भी आपको समझ में आ गया। इंटरेस्टिंग है ना, बहुत जुडिशरी बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। नाउ व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये हमें पता है। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 years, या तो वो एक हाई कोर्ट या 2 हाई कोर्ट के जज हो, ठीक है, 5 साल तक, या तो 5 साल तक के लिए हाई कोर्ट के जज हो, ठीक। देन ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years, या फिर वो 10 साल तक के लिए हाई कोर्ट के लॉयर हो। या ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में उन्हें लॉ वॉ की बहुत अच्छी पकड़ हो, उन्हें बहुत अच्छी कहीं फॉरेन से पढ़ के आए हो, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया हो, लॉ की फील्ड में कुछ रिसर्च वगैरह लिखा हो, तो वो भी बन सकते हैं। अब इसमें ये वाला पॉइंट है, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 years। ये वाले पॉइंट में जो मैंने आपको नेपोटिज्म जो करप्शन वाला बताया था, वो यहाँ से उसका रूट यहाँ पे है, उसका रूट यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी जो लॉयर है, कोई भी लॉयर है, मान लो मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, मेरा कोई चाचा भतीजा, मतलब ठीक है, कोई हाई कोर्ट में लॉयर है। अब हाई कोर्ट में लॉयर बनने के लिए क्या, कुछ PIL वगैरह फाइल कर दी, कुछ केसेस वगैरह लड़ लिए, कर लिए, अब 10 साल तक प्रैक्टिस कर ली, देन इनके पास में ये मौका है, 10 साल प्रैक्टिस करे बाद इनके पास ये मौका है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रोविज़न का जो मैंने आपको बताया था, वो इस वाले प्रोविज़न में है कि ये जो थोड़ा सा परिवारवाद वाली समस्या है, वो इस वाले प्रोविज़न में है। क्लियर हुआ? देन oath before the president or some other person appointed by him for the person, ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओथ किसके, ओथ कौन दिलवाता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को? प्रेसिडेंट ओथ दिलवाते हैं। और ओथ के क्या क्या है? टू बियर द ट्रू फेथ एंड अलाइजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to duly and faithfully and to best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of office without fear or favor, affection or will, to uphold the constitution and the laws। एक एक बार जितनी भी ओथ हैं, प्रेसिडेंट की हो, वाइस प्रेसिडेंट की हो, उनको एक एक बार रीड कर लेना, बस थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सभी की ओथ में कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े से चेंजेस होंगे, तो वो चेंजेस क्या क्या हैं, कई बार ये प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। सो ओथ तो सिंपल है, ओथ में ऐसा कुछ भी नहीं है आपको बताने लायक। नाउ salaries and allowances deal with article 125। the salaries and allowances, privileges, leave, pension of the judges of Supreme Court of India are determined from time to time by the parliament। parliament determine करती है, और एक बार जैसे सैलरी फिक्स हो गई, फॉर एग्जांपल मैं आज सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया और मेरी सैलरी फिक्स हो गई 50,000, तो ऐसा नहीं है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने देखा, पार्लियामेंट ने ये देखा कि अच्छा ये जज से हमारा वो है, मतलब क्या बोलते हैं, दुश्मन ही है, जज हमारे खिलाफ जजमेंट दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट बाद में सैलरीज चेंज कर देगी। अब जजेस अपॉइंट हो गए, आपने सैलरी फिक्स कर दी है, तो वही सैलरी रहेगी, आप उसे कम नहीं कर सकते, ठीक। दे कैन नॉट बी वेरीड टू द डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ा है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी में जजेस की सैलरी कम हो सकती है, बाकी आप उन्हें उनके अपॉइंटमेंट के बाद आप उन्हें एक डिसएडवांटेजेस साइड में नहीं रख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये चीज भी समझ में आई। देन टेन्योर ऑफ द जजेस, he holds the office until he attain the age of 65 years। any question regarding his age is to be determined the authority and in such manner as provided by the parliament। ठीक है, 65 ईयर्स की एज होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, 65 ईयर्स के बाद में उनको रिटायरमेंट मिल जाता है। क्या यूएस के प्रेसिडेंट की रिटायरमेंट की एज होती है? उनकी रिटायरमेंट की एज नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे एक फ्रेज चलता है जजेस इन डायपर, मतलब कि जब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि वहाँ पे जजेस को जब डायपर पहनना होगा तब वो रिजाइन करेंगे, जब वो बहुत बूढ़े हो जाएंगे, जब वो घूम फिर नहीं पाएंगे तब वो रिटायर करेंगे। एक
एक बात ये भी उठी थी कि इंडिया में भी जजेस के रिटायरमेंट की एज नहीं होनी चाहिए, जब उनको ठीक लगे तब वो खुद अपना रिटायरमेंट दे दे। जैसे यूएस में है तो यूएस में फ्रेज चल रहा है जजेस इन रिटायरमेंट, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में केसेस चलेगा, हमारे यहाँ इंडिया में फ्रेज चलेगा जजेस इन कॉफिन। हमारे यहाँ रिटायरमेंट, आपको लगता है कि अगर रिटायरमेंट की एज हटा दी जाएगी तो जजेस अपना रिटायरमेंट देंगे? नहीं देंगे, आखिरी दम तक रिटायरमेंट नहीं देंगे। जजेस छोड़ो, किसी के पास भी सरकारी नौकरी हो, इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब का जो क्रेज़ है ना, आप लोग भी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर सरकारी नौकरी हो किसी के पास तो वो आखिरी दम तक छोड़ना नहीं चाहेगा। कोई बहुत एकदम ऐसे रेयर लोग होंगे, वो सोचेंगे कि पावर है, क्योंकि पावर है हमारे पास में तो पावर को कौन छोड़ना चाहेगा। इसलिए इंडिया का फ्रेज है जजेस इन कॉफिन और यूएस का फ्रेज है जजेस इन डायपर। He can resign his office by writing to the president। अब जजेस रिजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन किसको देंगे? वो प्रेसिडेंट को देंगे। इनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहे हैं और इनको ओथ भी प्रेसिडेंट ही दिलवा रहे हैं। He can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament। अब इनको रिमूवल का प्रोसीजर हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इनको रिमूव प्रेसिडेंट कर रहे हैं बाय एन ऑर्डर आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा, जब पार्लियामेंट उसे पास करेगा स्पेशल मेजॉरिटी से, तब जजेस रिमूव होंगे बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम जजेस के रिमूवल को पढ़ेंगे। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बहुत सारी नई नई चीज़ जानने को मिली है और हम बहुत सारी नई नई चीज़ और जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।